Hello everyone, I am Muhid Ahmed Siddiqui with another live online session of Strategic Management Accounting paper। अच्छा, अब आज की क्लास में जो है वो हम क्या करेंगे, हम जो है वो दो इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेजर्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स देखेंगे। ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स मैंने आपको पहले भी बताया था, जिनसे हम जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपनी मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पे एनपीवी है, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर है। टोटल शेयर होल्डर रिटर्न है, ईपीएस है, डिविडेंड पर शेयर है। ये सब क्या है? ये सब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मेजर्स हैं। ठीक है। तो आज हम दो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स को देखेंगे, और ये दो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स हैं। पहला है हमारे पास आरओआई, यानी कि आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अच्छा, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है। आरओआई का सबसे पहला एडवांटेज, इजी टू कैलकुलेट। आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। कुछ भी नहीं, खाली आपको एक प्रॉफिट फिगर चाहिए जो आपको इनकम स्टेटमेंट से मिल जाती है, और उसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमारे पास यही होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, आसान होता है समझना। इसको समझना आसान होता है, डायरेक्ट जो है वो परसेंटेज में ये एक्सप्रेस किया जाता है। फिर एक इसका इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि अलाउस कंपैरिजन ऑफ डिविजन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है। डिफरेंट, अच्छा, डिविजन्स जो है, डिफरेंट साइज की डिविजन्स, डिफरेंट साइज के बिजनेसेस का कंपैरिजन कर सकते हैं हम आरओआई से। ठीक है। कैसे? कि भाई हमने क्या किया कि दो डिवीजन है हमारे पास, हमने दोनों का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आरओआई कैलकुलेट किया। ठीक है। तो हमारे पास एक परसेंटेज आ जाएगी, एक परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज में हम एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में हम आरओआई को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारे पास एक परसेंटेज आ जाएगी, जिस डिवीजन की परसेंटेज यानी कि जिसका आरओआई ज्यादा होगा वो ज्यादा बेहतर समझी जाएगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? डिविजनल परफॉर्मेंस को हम मेजर कर सकते हैं आरओआई से, कंपेयर कर सकते हैं इनफैक्ट आरओआई से। ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये जो है एक क्या है, ये एक रिलेटिव मेजर है। आरओआई को हम कहते हैं कि आरओआई क्या है? एक रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर से मुराद है एक ऐसा परफॉर्मेंस मेजर है जो परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, या जो रेशो में एक्सप्रेस किया जाता है। देखिए, आरओआई में हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, रेशो ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंटेज बन जाती है। तो जब हम कोई चीज रेशो या परसेंटेज में कोई चीज निकालते हैं तो वो कहलाता है रिलेटिव मेजर। ठीक है। वो कहलाता है रिलेटिव परफॉर्मेंस मेजर या रिलेटिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर।
हाँ, अगर हम कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई चीज निकालते हैं, जैसे कि नंबर्स में कोई चीज निकालते हैं, वो कहलाता है एब्सोल्यूट मेजर। तो जो एब्सोल्यूट मेजर होते हैं उससे हम दो डिविजन्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन रिलेटिव मेजर से हम परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रहे कि रिलेटिव मेजर से डिविजन्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सकता है, जबकि एब्सोल्यूट मेजर से डिविजन्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिलेटिव मेजर ना परसेंटेज में होते हैं कि भाई इतना परसेंट, इतना परसेंट, परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज। मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि दो दो शख्स हैं, दो शख्स हैं, एक ने अपना काम इतना परसेंट कंप्लीट किया, दूसरे ने इतना परसेंट कंप्लीट किया। काम क्या था क्या नहीं था इस बहस में मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इनको मैंने काम दिया था, इन्होंने इतना परसेंट काम कंप्लीट किया और फलाने शख्स ने इतना परसेंट काम कंप्लीट किया, तो मैं दोनों की परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर कर सकता हूं। लेकिन अब मैं बोलूं कि भाई फलाने ने जो है वो, एक शख्स ने, एक फला साहब है, उन्होंने क्या किया है, कोई एक शख्स है या कोई साहब है, उन्होंने जो है वो कोई काम किया है, लेट से वाउचिंग करवा रहे हैं आप, दो आपके पास ऑडिट ट्रेनीज हैं, उनसे आप वाउचर चेक करा रहे हैं, ठीक है। अब आप कहते हो कि इन्होंने पूरे दिन में जो है एक एक ऑडिट ट्रेनी जो इन्हें जो है वो पूरे दिन में 100 वाउचर चेक किए, या लेट से 300 वाउचर चेक किए, और एक और ऑडिट ट्रेनी ने जो है वो 100 वाउचर चेक किए। तो अब इसमें मसला ये हो सकता है कि हो सकता है कि जिन्होंने 100 चेक किए हों वाउचर, जिन साहब ने 100 वाउचर चेक किए हों, उनको दिए ही 100 वाउचर गए हो, या उनको कोई ऐसा हेड दिया गया हो कि वो 100 वाउचर चेक कर सके। हो सकता है वो वाउचर की लेंथ पे भी तो डिपेंड करता है ना, उसके अंदर तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है किसी के पास बड़ा वाउचर आया, किसी के पास छोटा वाउचर आया, वाउचर्स जो थे उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट किसी में ज्यादा लगे हुए थे, किसी में कम लगे हुए थे, तो किसी ने लेकिन अब मैं बोलूं कि इन्होंने अपना काम जो है वो 70% किया, लेकिन इन्होंने अपना काम जो है वो 80% किया। तो इस तरह मैं इनकी परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से कंपेयर कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में जब बात करूंगा तो उधर मैं परफॉर्मेंस को कंपेयर ना नहीं कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब इसका ना कुछ डिसएडवांटेजेस है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्या करता है कि इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है, ये इंसेंटिव नहीं देता मैनेजर्स को कि वो डिविजन्स में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। उसकी वजह मैंने जो है इससे पहले भी एक लेक्चर में मैंने बताई थी कि उसकी वजह यह है कि इसका जो फॉर्मूला है आप देखें क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब अगर जो है प्रॉफिट, जैसे जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड कम होता जाएगा, जैसे जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड कम होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे खुद ब खुद आरओआई ओवर द ईयर्स, जैसे जैसे ये फिगर प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर जो है जैसे जैसे ये कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, आरओआई खुद ब खुद जो है वो क्या होता चला जाएगा, इंप्रूव होता जाए हो जाएगा। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो जाएगा, तो आरओआई कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान, कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओआई के दरमियान एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अब डेप्रीसिएशन की वजह से कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कम तो हो रहा है हर साल, लेकिन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आप बिजनेस की ग्रोथ जो है वो, फिर आपकी जो बिजनेस की जो ग्रोथ है वो फिर रुक जाएगी, ठीक है। तो आरओआई में मसला ये है कि ये डिस्करेज करता है मैनेजर्स को इन्वेस्ट करने से, ठीक है। ये एक मसला है। दूसरी बात है कि ये इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस है। मैनिपुलेशन किस तरह कि देखें, ये जो है ये डिपेंड करता है अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे और कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर पे। प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड, बोथ दीज फिगर्स आर टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये दोनों फिगर्स हम कहां से लेते हैं, एनुअल अकाउंट से लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेते हैं। इसके अंदर मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं, ठीक है।
मुख्तलिफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के थ्रू प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ भी इसी तरह से खेला जा सकता है, तो इसमें मैनिपुलेशन हो सकती है। ये एक मसला है आरओआई के अंदर, ठीक है। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, ये डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में मैं एक बात ये बताता चलूं कि अक्सर जो है आप ये जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, आप इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट वाली बात है, इसको कहीं कहीं पे डिसफंक्शनल बिहेवियर का नाम दिया गया है। डिसफंक्शनल बिहेवियर, डिसफंक्शनल बिहेवियर का मतलब है कि एक डिवीजन का मैनेजर है, या एक, हाँ, एक डिवीजन का मैनेजर है या डिवीजन की मैनेजमेंट है, ठीक है। वो मैनेजमेंट जो है वो खाली डिवीजन के बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रही है, या अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रही है, ठीक है, डिवीजन का आरओआई इंप्रूव कर रही है। लेकिन जो है ना, वो क्या कर रहे हैं कि वो जो ओवरऑल कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये होगा हमारे पास, ये कहलाएगा डिसफंक्शनल बिहेवियर। यानी कि आप देखें, आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, आप अपने जाती मफादात के पेश नजर काम कर रहे हैं, कि आपने कैपिटल एम्प्लॉयड, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कंपनी में, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ग्रो नहीं कर रहे बिजनेस को, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने डिवीजन के आरओआई को बेहतर कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक डिसफंक्शनल बिहेवियर है, एक तरह की एक बेईमानी है, ठीक है। तो ये है इसके अंदर ना। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, देखें, आर आई, रेजिडुअल इनकम। देखें, रेजिडुअल इनकम के बारे में मैं ये बात आपको पहले बता दूं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखें, जहां तक रेजिडुअल इनकम का ताल्लुक है, रेजिडुअल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं कि हम प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है, हम प्रॉफिट लेते हैं, और प्रॉफिट में से हम जो है वो लेस करते हैं, बल्कि इसको कर लें आप, ऐसे नहीं, प्रॉफिट में से हम लेस करते हैं इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, या इसको हम नोशनल इंटरेस्ट भी कहते हैं, नोशनल इंटरेस्ट चार्ज, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, या इसको कभी कभी रिक्वायर्ड रिटर्न का भी नाम दिया जाता है, रिक्वायर्ड रिटर्न, ठीक है। इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कॉस्ट भी कहते हैं, नोशनल इंटरेस्ट भी कहते हैं इसको। इसको हम लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट में से रेजिडुअल इनकम। सर, ये इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इम्प्यूटेड इंटरेस्ट हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, या नोशनल इंटरेस्ट हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर, ठीक है, हम लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अच्छा, अब ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, या वैक है, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा, अभी यहाँ पे ये बात समझना जरूरी नहीं है कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम देखेंगे आगे, ठीक है। देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना आपके पास, ये एक्चुअली होता क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो होता क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना, ये होता है इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि हमारे इन्वेस्टर हमसे क्या चाहते हैं कि उनको कितने परसेंट प्रॉफिट मिले, किस रेट पे प्रॉफिट मिले।
तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है ये, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अब सवाल में ना कभी कभी हो सकता है कि वो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करे, बल्कि वो आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का लफ्ज इस्तेमाल करे। तो तो ये ना परसेंटेज में दिया जाएगा आपको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रिटर्न आपको परसेंटेज में दिया जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि कॉस्ट, अगर रिक्वायर्ड रिटर्न लिखा है तो भी यही बात है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा है तो भी यही बात है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सवाल में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अच्छा, अब जो है ना, देखें मैं बताता हूं इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रेजिडुअल इनकम के। रेजिडुअल इनकम के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिस और कुछ डिसएडवांटेजेस। कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस। देखो एडवांटेजेस इसकी क्या होंगे, एडवांटेज इसका एक ये है रेजिडुअल इनकम का, कि ये इनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट, जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्करेज करता है, बट इट इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। कैसे, कि भाई कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हम करें, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमारा रेजिडुअल इनकम बेहतर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट को हम ले लेंगे, उस इन्वेस्टमेंट को हम टेक ओवर कर लेंगे। तो ये क्या करता है, ये एक तरह से कहते हैं कि भाई ये इनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट को, इट इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आगे चलते हैं। ये जो है, इसके अंदर क्या होता है कि आप डिफरेंट डिविजन्स का जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना चेंज कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो तमाम डिविजन्स के लिए एक ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप इस्तेमाल करेंगे, नहीं। डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट डिविजन्स, ठीक है। एक ये है इसके अंदर एक बात, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है कि देखें, डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट डिविजन्स के लिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखें डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस इसके क्या होंगे रेजिडुअल इनकम के। इसके अंदर जो है ना, डिसएडवांटेज ये हो सकता है इसका कि इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल कि ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल मालूम करना मुश्किल हो, मे बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हो सकता है कि किसी वजह से डिवीजन का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकता है कि हमारे पास इतना एक्यूरेट ना हो, और हम जो है ना वो एक सही कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो कैलकुलेट ना कर सके। दूसरी बात, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से मैनिपुलेशन हो सकता है जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हो सकता है, क्योंकि ये भी हम कहां से लेते हैं, रेजिडुअल इनकम भी हम कहां से कैलकुलेट करते हैं, रेजिडुअल इनकम भी हम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही कैलकुलेट करते हैं ना, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को अगर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो हम रेजिडुअल इनकम भी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन्हीं फिगर से कैलकुलेट हो रहा है ना रेजिडुअल इनकम। इसका एक इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज, इट डज नॉट अलाउ कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डिविजन्स, ठीक है। इसमें ना हम परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये एक, दैट इज बिकॉज इट इज एन एब्सोल्यूट मेजर। ये जो है ना, ये एक एब्सोल्यूट मेजर है। एब्सोल्यूट मेजर है। इसका जो आंसर आता है ना, वो परसेंटेज वगैरह में नहीं आता। इसका आंसर आता है होल नंबर में या डेसिमल में। तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट मेजर। परफॉर्मेंस हम कहाँ कर सकते हैं कैलकुलेट? वो परफॉर्मेंस हम कहाँ कंपेयर कर सकते हैं? जहां पे हमारे पास रिलेटिव मेजर हो और एब्सोल्यूट मेजर ना हो। ठीक है, चले। तो ये बात हो गई कुछ मेरी रेजिडुअल इनकम के बारे में। अब हम आते हैं आज के सवाल की तरफ। ठीक है, ये है मेरे सामने आज का सवाल आपका, स्पोर्ट्स कंपनी। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। यहाँ पे आपको क्या करना है? पहली रिक्वायरमेंट देखें। पहली जो रिक्वायरमेंट है ना सवाल की, वो है कैलकुलेट द ROI फॉर ईच ऑफ द टू डिविजन ऑफ स्पोर्ट्स कंपनी। ये एक कंपनी है, इसके दो डिविजन्स की ना इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। दो डिविजन्स की ना इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको जो है, देखें, जस्ट वेट अ मिनट। ये देखें, ये पूरा सवाल आ गया आपके सामने, और इसकी पहली जो पहला पहला नोट आ गया, नोट 1 आ गया। आपको क्या करना है? अभी मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूं। आपको यहां से लेके, शुरू से लेके और यहां तक, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, यहां तक आपको ये सवाल पढ़ना है। ठीक है, ये सवाल आप 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, ये सवाल आप पढ़ लें। और थोड़ा सा मैं भी ब्रेक ले लूंगा यहाँ पे। तो 2 मिनट का टाइम है, आप इस सवाल को थोड़ा सा पढ़ लें और फिर हम इसको ना सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलें। ROI कैलकुलेट करना है डिवीजन सी और डिवीजन ई का। ये अभी मैं आपके सामने करूंगा। चलें, इसको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आप यहां से लेके, स्पोर्ट्स कंपनी से लेके जो है ईयर ऑफ एक्विजिशन तक, ये सवाल जो है ये पढ़ें।
ओके, सो वी आर बैक। अच्छा चलें, देखें अब इस सवाल में आपने जैसे कि देखा होगा कि दो डिवीजन दी हुई हैं, सी और ई। कंपनी का जो टारगेट आरओआई है, यानी कि जो कंपनी चाहती है कि हमारा जो आरओआई है ना, using controllable profit and average divisional net asset, the target ROI for each of the divisions। अच्छा, दोनों डिवीजन के लिए जो टारगेट आरओआई है ना वो 18% है। यानी कि जो कंपनी का जो हेड ऑफिस है ना वो चाहता है कि हमारी जो दोनों डिवीजन है ना, सी और ई, इनका जो आरओआई है वो 18% हो हर साल, ठीक है। और मैनेजर्स को बोनस उस वक्त मिलता है जब वो ये टारगेट अचीव कर लेते हैं 18% वाला, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब देखें, मैंने ब्रेक लेने से पहले आपको बताया था कि पहला काम हमें यह करना है इस सवाल में कि हमें ना आरओआई कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब यहां पे वो बोल रहे कंट्रोलेबल प्रॉफिट। कंट्रोलेबल प्रॉफिट, देखें मैं आपको समझाता हूं कंट्रोलेबल प्रॉफिट का क्या मतलब है और इसकी क्या रेलेवेंस है कंट्रोलेबल प्रॉफिट की। मिसाल के तौर पे एक डिवीजन, देखें हमारे पास एक जो है वो डिवीजन, सॉरी, देखें हमारे पास एक जो है वो है डिवीजन ए, एक हमारे पास है डिवीजन बी, और एक है डिवीजन डिवीजन सी, ठीक है। तो अब क्या है, डिवीजन ए बी और सी, तीन डिवीजन है हमारे पास। डिवीजन ए है, डिवीजन बी है और डिवीजन सी है, ठीक है ना। देखें अब मैंने कैलकुलेट किया तीनों का प्रॉफिट, तीनों का प्रॉफिट कैलकुलेट किया। लेट से डिवीजन ए का आ रहा है मेरे पास 10,000, बी का आ रहा है 20,000, सी का आ रहा है 40,000। मैं ये कहता हूं मैं हेड ऑफिस हूं, लेट से मैं हेड ऑफिस हूं, और डिवीजन ए के जो मैनेजर हैं हमारे पास वो है मार्क, डिवीजन बी के मैनेजर हैं राशिद, और सी के हैं असगर, ठीक है। नाउ मैं ये कहता हूं कि मेरी जो हेड ऑफिस की कॉस्ट है, मेरी जो हेड ऑफिस की जो टोटल कॉस्ट है वो है लेट से ये है लेट से जो हेड ऑफिस की जो कॉस्ट है वो है 50,000, ठीक है। मैं इस कॉस्ट का, इस 50,000 कॉस्ट में से जो है वो 40,000 एलोकेट कर रहा हूं डिवीजन सी को, यानी कि चार्ज कर रहा हूं अपनी कॉस्ट डिवीजन सी के प्रॉफिट में से लेस कर रहा हूं। 40,000 मैंने यहां से लेस किया, डिवीजन सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने 5,000 मैंने, लेट सपोज मैंने यहां से लेस किया, प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका, 15,000 हो जाएगा। और यहां से मैंने जो है, यहां से भी मैंने 5,000 लेस किया। अच्छा, और इस बुनियाद पे ये क्या है, ये है एलोकेटेड हेड ऑफिस कॉस्ट, एलोकेटेड हेड ऑफिस कॉस्ट, ये कहलाएंगी एलोकेटेड हेड ऑफिस कॉस्ट, ये जो की है ना। इस बुनियाद पे मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि डिवीजन सी जो है
it has the highest profits, it has the highest profits and the बेस्ट परफॉर्मर। सबसे अच्छा जो चल रहा है वो डिवीजन बी चल रहा है, और डिवीजन बी का जो प्रॉफिट है वो भी सबसे ज्यादा है। क्या ये मेरी स्टेटमेंट सही है? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? आपको क्या लगता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है इस प्रॉफिट की बेस पे, ये जो मैंने यहां कैलकुलेट किया है? डेफिनेटली नॉट, नहीं। ये जो मैनेजर्स हैं डिवीजन के, असगर साहब, ये मुझे कहेंगे कि सर मेरी डिवीजन ने जो प्रॉफिट किया या मैंने जो प्रॉफिट कमाया अपनी डिवीजन को चला के वो था 40,000, लेकिन चूंकि आपने अपनी कॉस्ट को मेरे प्रॉफिट में शामिल कर दिया, आपने अपनी कॉस्ट मेरे प्रॉफिट में लाके शामिल कर दी, मेरी कॉस्ट में से प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दी, तो मेरा प्रॉफिट जीरो हो गया, सबसे कम हो गया। जबकि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि ये जो मेरा जो प्रॉफिट है ये तीनों मैनेजर में सबसे अच्छा है, और मेरी परफॉर्मेंस भी सिग्निफिकेंटली हायर है, मेरी परफॉर्मेंस जो है वो सिग्निफिकेंटली बेटर है बाकी दो मैनेजर से, क्योंकि मेरा प्रॉफिट क्या है, सबसे ज्यादा है तीनों में। ये बात जो है, ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है, क्योंकि ये जो ऊपर जो प्रॉफिट है ना, ये है हमारे पास कंट्रोलेबल प्रॉफिट। ये जो है ना, ये है हमारे पास कंट्रोलेबल प्रॉफिट्स। ये तीनों जो है ना, ये है हमारे पास कंट्रोलेबल प्रॉफिट्स। 10,000, 20,000, 40,000, ये क्या है, ये तीनों है कंट्रोलेबल प्रॉफिट्स। ये जो है ना एलोकेटेड हेड ऑफिस कॉस्ट, ये क्या है, दिस इज अ नॉन कंट्रोलेबल, इसके ऊपर डिविजन्स का इख्तियार नहीं है। दिस कॉस्ट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द डिविजन्स, इसके ऊपर डिविजन्स का इख्तियार नहीं है। ये जो कॉस्ट है इसके ऊपर डिवीजन का इख्तियार नहीं है, नहीं है, नॉट कंट्रोलेबल। तो होना क्या चाहिए, जब हम मैनेजर्स की परफॉर्मेंस असेस करें, हम डिविजन्स की परफॉर्मेंस असेस करें, तो हम जो प्रॉफिट कंसिडर करें वो ये वाला करें, क्योंकि ये कंट्रोलेबल प्रॉफिट है। ठीक है, कंट्रोलेबल प्रॉफिट है, समझे? तो जब हम मैनेजर्स की परफॉर्मेंस असेस करते हैं तो हम वो उन फैक्टर्स को देखते हैं, उन चीजों को देखते हैं जो मैनेजर के डिसीजंस की वजह से हो रही हैं। अब यहां से हेड ऑफिस से बैठ के मैं कोई हुक्म जारी करता हूं, मुझे नहीं पता कि डिवीजन में क्या चल रहा है, मैं एक हुक्म जारी करता हूं और उसकी वजह से डिवीजन का लॉस होने शुरू हो जाता है, तो उसमें डिवीजन के मैनेजर की या डिवीजन की खुद की तो गलती नहीं है। ठीक है, डिवीजन के मैनेजर की तो गलती नहीं है। तो हम कंट्रोलेबल फैक्टर्स को देखते हैं जब हम किसी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, ये बात है समझने वाली। देखें, तो बिल्कुल इसी तरह इस सवाल में क्या है कि आपको नेट प्रॉफिट दिया गया है, सी का और ई का नेट प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करनी है, इस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करनी है, इस प्रॉफिट में। ठीक है, तो और इस तरह से एडजस्टमेंट करनी है कि आप कंट्रोलेबल प्रॉफिट मालूम कर लें, ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है, और आपको इस तरह से इसको एडजस्ट करना है कि आपको नेट प्रॉफिट से कंट्रोलेबल प्रॉफिट तक जाना है। तो आप क्या करेंगे, जो जो चीजें नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट है, वो कॉस्ट जो डिवीजन के कंट्रोल में नहीं है, उसको क्या करेंगे, आप ऐड बैक कर देंगे इस प्रॉफिट में।
क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। कहने का मतलब है कि अभी आपको यहां पे दिया गया है डिवीजन का नेट प्रॉफिट, ये कहलाएगा अनकंट्रोलेबल प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये कहलाएगा अनकंट्रोलेबल प्रॉफिट। अनकंट्रोलेबल प्रॉफिट, ठीक है, अनकंट्रोलेबल प्रॉफिट कहलाएगा। इसके अंदर आप क्या करोगे, आप ऐड बैक करोगे नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट्स या अनकंट्रोलेबल कॉस्ट्स या नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट जो है ना, वो आप इसमें क्या करोगे, वो आप इसमें ऐड बैक कर दोगे, क्योंकि वो गलत माइनस हुई है प्रॉफिट में से। ठीक है, तो आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा कंट्रोलेबल प्रॉफिट। सही है, ये है। नाउ चलें, तो अब आप देखेंगे आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखें, यहां पे लिखा हुआ है इंक्लूडेड इन द फिक्स कॉस्ट आर डेप्रीसिएशन 165,000 एंड 460,000 फॉर डिवीजन सी एंड ई रिस्पेक्टिवली। यानी कि इस फिक्स कॉस्ट में क्या है, फिक्स कॉस्ट में क्या है कि एक डेप्रीसिएशन भी शामिल है। डिवीजन सी का डेप्रीसिएशन है 165 और ई का है 460। 30% डेप्रीसिएशन की जो 30% जो डेप्रीसिएशन है दोनों डिविजन्स में, उसका ताल्लुक ऐसे नॉन करंट एसेट से है, ऐसे एसेट से है जो जिसपे किसका इख्तियार है, हेड ऑफिस का इख्तियार है, कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस, कंट्रोल्ड बट नॉट ओन्ड, नॉट ओन्ड, ओनरशिप हेड ऑफिस की नहीं है, लेकिन इख्तियार किसका है, हेड ऑफिस का है। कंट्रोल कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है। हुक्म कौन देता है इस्तेमाल करने का, वो नॉन करंट एसेट किसके हुक्म से चलते हैं, वो हेड ऑफिस के हुक्म से चलते हैं। ठीक है, तो इनका जो डेप्रीसिएशन है वो भी वो भी कौन करेगा, डेप्रीसिएशन भी इसका कहां चार्ज होना चाहिए, हेड ऑफिस में चार्ज होना चाहिए, यहां चार्ज नहीं होना चाहिए डिवीजन में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 30% लेंगे। ये है ना 165,000, इसमें क्या करेंगे कि आप जो है ना इसमें 30% लेंगे, डेप्रीसिएशन का 30% लेंगे, 165,000 का 30% लेंगे, और इसको ना आप इस नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे। ठीक है, दोनों जगह 165 का 30% 1455 में ऐड बैक होगा, और 3950 में क्या ऐड बैक होगा, 460 का 30%। बिल्कुल इसी तरह हेड ऑफिस रिचार्जेस ऑल ऑफ इट्स कॉस्ट टू टू डिविजन्स। हेड ऑफिस क्या करता है कि हेड ऑफिस रिचार्ज अपनी कॉस्ट को रिचार्ज करता है दोनों डिविजन्स को। ये जो कॉस्ट है 620,000 और $700, ठीक है, $620,000 डिवीजन सी को चार्ज हो गई और $700,000 डिवीजन ई को चार्ज हो गई कॉस्ट। ठीक है, तो ये हेड फिक्स कॉस्ट में एक ऐसी कॉस्ट भी शामिल है जिसका ताल्लुक हेड ऑफिस से है। ये हेड ऑफिस की कॉस्ट है। ये जो फिक्स कॉस्ट है, ये जो फिक्स कॉस्ट आ रही है यहाँ पे, ये देखें, ये जो फिक्स कॉस्ट आ रही है यहाँ पे, इसके अंदर हेड ऑफिस की कॉस्ट शामिल है। ये हेड ऑफिस की कॉस्ट है, ये कॉस्ट डिवीजन ने इनकर नहीं की है। तो इसको हमें, जब हम मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को असेस करेंगे तो इस कॉस्ट को हमें प्रॉफिट में शामिल नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट में से माइनस नहीं करना चाहिए। तो इस कॉस्ट को भी हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे इस
नॉन कंट्रोलेबल प्रॉफिट में, इस नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे। तो इस तरह हम दो चीजें ऐड बैक करेंगे, 30% डेप्रीसिएशन का 30%, ठीक है, डेप्रीसिएशन का 30% ऐड बैक करेंगे, और प्लस जो हेड ऑफिस की कॉस्ट है ये भी हम प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे। दो चीजें हम ऐड बैक करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कंट्रोलेबल प्रॉफिट। तो कंट्रोलेबल प्रॉफिट आप पहले कैलकुलेट करें और फिर मुझे ना इसका ना आंसर बताएं, मैं आपको बताता हूं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगा। अब हम जब हम कंट्रोलेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो उसका नेक्स्ट स्टेप होगा, एक इसके अंदर चीज और है, फिर आपका आरओआई कैलकुलेट हो जाएगा। चलें कैलकुलेट करें। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, चलें जल्दी कैलकुलेट करें। चलें, ठीक है, अब मैं आपके सामने कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, हमें नेट प्रॉफिट क्या दिया गया सवाल में, सबसे पहले तो ये देखते हैं। ठीक है, एक है हमारे पास डिवीजन सी और दूसरी है डिवीजन ई। ठीक है, अच्छा, इसका जो हमारे पास जो प्रॉफिट जो गिवन है, ये क्या है, ये एक्चुअली अनकंट्रोलेबल प्रॉफिट है। डिवीजन सी का जो आ रहा है वो आ रहा है 1455, और डिवीजन ई का जो आ रहा है वो आ रहा है 3950। ठीक है, देख लें आप सवाल में, 1455 सी का आ रहा है और ई का आ रहा है 3950। अब देखें, वो बोल रहा है कि डेप्रीसिएशन जो फिक्स कॉस्ट में डेप्रीसिएशन शामिल है 165,000, उसका 30% जो है वो हेड ऑफिस को जाना चाहिए। तो ये जो 30% फिक्स कॉस्ट में शामिल है 165 का, को ऐड बैक कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। डेप्रीसिएशन ऑन नॉन कंट्रोलेबल एसेट्स। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन नॉन कंट्रोलेबल एसेट्स पे हम क्या करेंगे, हम जो डेप्रीसिएशन है नॉन कंट्रोलेबल एसेट्स पे, उसको हम क्या करेंगे, हम ऐड बैक करेंगे। सही है, देखें कैसे होगा, निकालें आप। 165 का निकालें 30% और 460 का निकालें 30%। देखिए 165 का जब 30% हम निकालेंगे,
तो हमारे पास आंसर आएगा 49.5। ठीक है, हमारे पास आंसर आएगा 49.5। ये हमने कैसे निकाला? हमने 165 का 30% लिया, फिर 460 का हम 30% लेंगे। तो 460 का जब हम 30% लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा सर कितना? 138। ठीक है, ये क्या है? ये 460 का 30% है। सही है, चलें। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और है, और वो है हेड ऑफिस ऑल ऑफ इट्स कॉस्ट टू टू डिविजन्स। दोनों डिवीजन में हेड ऑफिस ने अपनी कॉस्ट को शामिल किया हुआ है, दोनों डिवीजन के प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है। एक में 620 माइनस किया हुआ है, दूसरे में 700 माइनस किया हुआ है। तो ये भी एक अनजस्टिफाइड जो है वो एक क्लेम है हेड ऑफिस का, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हेड ऑफिस की भी कॉस्ट को ऐड बैक करेंगे। हेड ऑफिस कॉस्ट को भी हम ऐड बैक करेंगे। कितना? इसमें जो है वो 620 लगी हुई है, और इसमें जो लगी हुई है वो लगी हुई है 700। अब निकालें आप इसमें से, अब आप करें इसको कैलकुलेट, तो आपके पास आ जाएगा कंट्रोलेबल प्रॉफिट। निकालें, चलें टोटल निकालें इसका, देखें क्या आ रहा है। जी, मार्क टोटल निकालें इसका। ए का कितना आ रहा है आपके पास? 21, 24.5। और क्या आ रहा है? ई का क्या आ रहा है आपके पास टोटल? 788। ठीक है, चले, ये हो गया कंट्रोलेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तो हमने कंट्रोलेबल प्रॉफिट निकाल लिया। अब देखें यहाँ पे ना नेट एसेट दिए हमें। नेट एसेट क्या होता है? एक तरह से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, नेट एसेट ना, इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे कहीं कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम नेट एसेट्स के फिगर को ना ले लेते हैं। ठीक है, नेट एसेट्स हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हम टोटल एसेट्स में से अपनी टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं, तो हमारे पास नेट एसेट्स आ जाते हैं। खैर, देखें, तो ये नेट एसेट्स की फिगर है यहाँ पे हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो है ना नेट एसेट से क्या करना होगा, आरओआई निकालने के लिए इस कंट्रोलेबल प्रॉफिट को नेट एसेट से डिवाइड करना होगा। ठीक है, नेट एसेट से डिवाइड करना होगा। कैसे करेंगे सर, क्या करेंगे? देखें, अब अक्सर जो है ना इसमें, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा जरा, यहाँ पे ना मेरी बात गौर से सुनिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है, उनका मसला ये होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि सर ओपनिंग ले, नेट एसेट्स दिया हुआ है या कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, इसका कौन सा बैलेंस लें सर? ओपनिंग ले या क्लोजिंग ले? ओपनिंग ले या क्लोजिंग ले? ठीक है, ओपनिंग ले या क्लोजिंग ले? सही है, तो बेटा इसका जवाब ये है कि आप ना ओपनिंग लो ना क्लोजिंग लो, आप ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को ऐड करो और डिवाइड करो 2 से, ताकि आपके पास एक एवरेज आ जाए। ठीक है, देखो, अब मिसाल के तौर पे ये डिवीजन सी है, इसका मुझे निकालना है, इसके मुझे एवरेज नेट एसेट्स चाहिए। एवरेज नेट एसेट्स, ठीक है, कैसे निकालूंगा? दोनों को ऐड करूं, 13,000 और 9,000, और डिवाइड कर दूं 2 से। 13,000 प्लस 9,000 डिवाइडेड बाय 2। देखें क्या आंसर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह डिवीजन ई का चाहिए, 24,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 2, प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, देखें क्या आ रहा है, ए का क्या आ रहा है, ए का आ रहा है हमारे पास 11,000। ठीक है, गुड। बी का क्या आ रहा है, बी का आ रहा है, हाँ 27,000। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना एक डिबेटेबल, ये एक डिबेटेबल चीज है। देखें, ये जो है ना, ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आरओआई है, इसके अंदर आप ओपनिंग कैपिटल लें या आप एवरेज कैपिटल लें, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं कि एवरेज कैपिटल नहीं होना चाहिए, बल्कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लेना चाहिए। ठीक है, तो ये ना, इसमें ना, अब इसमें जो है ना, वो मैं दोनों बातें बताता हूँ स्टूडेंट को, मैं दोनों अप्रोचेस बताता हूँ। ठीक है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि वो ओपनिंग कैपिटल पे इसको रखे, यानी कि वो आरओआई कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल ले एग्जामिनर। ठीक है, इसका मसला ये है कि इसका कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल नहीं है। जैसे आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है। लेकिन जहां तक इस तरह की कैलकुलेशंस का सवाल है, उनके यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया मौजूद नहीं है हमारे पास। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल भी लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ जगहों पे ओपनिंग कैपिटल भी होता है, कुछ जगहों पे एवरेज भी होता है। मैं कहता हूं कि आप एवरेज लो, क्योंकि एवरेज मैंने ज्यादातर जगहों पे एवरेज इस्तेमाल करते हुए देखा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज नेट एसेट्स का फिगर इस्तेमाल करते हुए देखा है आरओआई की कैलकुलेशन के लिए। तो ये बात आप अपने जहन में रखिएगा। हाँ, ओपनिंग भी हो सकता है, अगर फर्ज करें कि कोई एमसीक्यू आ जाता है आपके पास ना, ठीक है, अब उसमें जो है ना वो गड़बड़ हो सकती है। तो इसका जवाब जो है ना भाई, वो मेरे पास ना, क्वाइट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर वो आरओआई उसने एक ऑप्शन में ओपनिंग कैपिटल से कैलकुलेट करके दे दिया, दूसरे ऑप्शन में एवरेज से कैलकुलेट करके दे दिया, तो मेरे पास ना फिर इसका जवाब जो है ना, वो थोड़ा सा ना सोचना वहां पे मुश्किल हो जाएगा। बेहतर ये है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फिगर जो है ना वो ले लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बेहतर है। अब कल को जो है वो एग्जामिनर ने, आईसीएमए के एग्जामिनर ने इसका ये ट्रीटमेंट किया हुआ है कि भाई ओपनिंग कैपिटल से ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो अब इसके अंदर तो देखें, क्वाइट ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके अंदर तो नहीं हो सकता ना, मेरी नॉलेज में कोई ऐसी बात है, अगर आपको पता चलती है कोई ऐसी बात आपकी नॉलेज में, तो आप ना मुझसे ना शेयर करें। अब ये मैंने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ देखा है। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से भी लोग कैलकुलेट करते हैं आरओआई, एवरेज नेट एसेट से भी करते हैं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से भी करते हैं, ओपनिंग नेट एसेट से भी करते हैं। ठीक है, और इसका जवाब जो है ना, क्वाइट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास ना नहीं है। अगर आपको इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी और टीचर ने ये आपको बताया है, तो वो जो है ना, आप ना मुझसे ना शेयर करें, बिल्कुल शेयर करें मुझसे। ठीक है, चलें। अच्छा, अब जो है ना देखें, तो ये हमने यहाँ पे एवरेज इसके नेट एसेट्स कैलकुलेट कर ली है, एवरेज नेट एसेट। अब आरओआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलें। अब आरओआई जो है ना वो आपको कैलकुलेट करना है, चलें करें, दोनों डिविजन्स का आरओआई कैलकुलेट करें, चलें। चलें करें, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। देखें, आपके पास प्रॉफिट भी आ गया है, आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, यहाँ पे नेट एसेट्स जो है, ये नेट एसेट्स जो है ना, ये एक तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, चलें करें, करें कैलकुलेट करें। देखें, आरओआई जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम प्रॉफिट लेते हैं और प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड से। ठीक है, तो प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट भी हमने निकाल लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है लेकिन नेट एसेट हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो इसका आंसर 19.3% सही आया आपके पास। निकालें, दूसरा भी निकालें आप, डिवीजन ई का भी निकालें, देखें कैसा आया आपके पास। यस, या आपने कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट किया, ये आपने लिया ये प्रॉफिट,
और आपने इस प्रॉफिट को डिवाइड किया है नेट एसिड से। इसी तरह आप इसका भी कैलकुलेट करें। ये प्रॉफिट लिया हमने और हमने इसको डिवाइड किया यहाँ पे ये नेट एसिड, एवरेज नेट एसिड से। चलें अब इस तरह आप जो है वो इसका भी कैलकुलेट करें। 17.7, यस गुड आंसर, करेक्ट वन। 17.7%, गुड आंसर, यस। 4788। ठीक है। सही है। अच्छा, ये हो गया। तो ये हमने जो है वो रिक्वायरमेंट ए, जो इसकी पहली रिक्वायरमेंट है, वो हमने सवाल की सॉल्व कर ली है। कैलकुलेट द ROI फॉर ईच ऑफ द टू डिविजन ऑफ स्पोर्ट्स कंपनी। ठीक है। अब आ जाते हैं हम रिक्वायरमेंट बी के पहले पार्ट पे। कैलकुलेट द रेजिडुअल इनकम फॉर ईच ऑफ द टू डिविजन ऑफ स्पोर्ट्स कंपनी एंड ब्रीफली कॉमेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस परफॉर्मेंस मेजर। देखें, अब हमें रेजिडुअल इनकम कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? हमने प्रॉफिट तो किया हुआ है इसका कैलकुलेट ना, प्रॉफिट भी किया हुआ है हमने, इसके एवरेज नेट एसिड भी कैलकुलेट किए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है। रेजिडुअल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखें, रेजिडुअल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें गिवन है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%। सही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है सर? है 12%। ठीक है। चलें, अब आप कैलकुलेट करें यहाँ पे। यस, कैलकुलेट करें रेजिडुअल इनकम। तो डिवीजन ए की कितनी हो जाएगी रेजिडुअल, वो डिवीजन सी की रेजिडुअल इनकम कितनी हो जाएगी? हम लेंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट में से ना हम माइनस करेंगे। जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। जी, देखें, हम लेंगे यहाँ पे, हम क्या लेंगे? हम लेंगे नेट एसिड्स, और नेट एसिड को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%। तो हमारे पास डिवीजन सी का जो RI आएगा वो आएगा 804.5। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम डिवीजन ई जो है ना, डिवीजन ई का RI जो है ना, वो आप कैलकुलेट करो। डिवीजन ई का RI आप लोग ना कैलकुलेट करें। ठीक है। RI हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि RI में हम लेते हैं ये प्रॉफिट, ये लेते हैं हम प्रॉफिट। देखें, आप लेंगे ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट में से आप क्या माइनस करेंगे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, ये जो नेट एसेट है, एवरेज नेट एसेट है, ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसको आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना, वो है इस सवाल में 12%। तो चलो करो इसको कैलकुलेट ना, और मुझे बताओ, सब बताओ।
यस, डिवीजन ई का ना कैलकुलेट करें और बताएं। हम्म, दूसरे नहीं कर रहे कैलकुलेट, खाली मार्क ही कर रहे हैं। यस, असगर एंड राशिद बोथ ऑफ यू, काफी जो है ना परफॉर्मेंस लो लग रही है, और काफी ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना ध्यान नहीं दे रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है, सीरियस नहीं है। प्लीज देखें बेटा, अगर समझ में नहीं आता ना आप लोगों को, तो आप ना शेयर किया करें। ऐसे दिल में रख लेंगे ना कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो जो है ना वो फिर बात क्लियर नहीं होगी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप ना पूछें। ठीक है, रेजिडुअल इनकम। यस, राशिद देखें, राशिद अगर आपको नहीं आ रहा है ना समझ में, तो आप ना पूछा करें, सवाल किया करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो अब देखें, ये जो है डिवीजन ई का, $4,788। डिवीजन ई का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 4,788। इसमें से मैं माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा? इम्प्यूटेड इंटरेस्ट चार्ज। कैसे निकालूंगा? मैं लूंगा नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड डिवीजन ई का, जो कि ये है 27,000। ठीक है, ये लूंगा मैं, और 27,000 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे पास, उसको मैं 4,788 से माइनस करूंगा, तो ये बनेगा $1,548। ठीक है, ये इस तरह से होगा। अब ये क्या है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। ये प्रॉफिट है, और ये है इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्या है? ये है इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। ये प्रॉफिट है, ये इम्प्यूटेड इंटरेस्ट है, और ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डिवीजन ई का रेजिडुअल इनकम। ठीक है, ये आया समझ में? ये आया समझ में? इसके अंदर कोई मसला? यस, एनीथिंग? यस, एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क? कोई चीज नहीं आई हो समझ में इसके अंदर, यहां तक कोई चीज नहीं आई हो समझ में, प्लीज पूछ सकते हैं आप। यस, मार्क एंड राशिद बोथ ऑफ यू। जी, मार्क और राशिद। चलें, तो ये यहां तक आपको आ गया समझ में। ठीक है, अब देखें, अब आपका ना आज का काम क्या है। देखिए, आज का आपका जो मैं एक छोटा सा आपको ये असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप अपनी प्रैक्टिस भी करते रहें, क्योंकि अब आपके ना पेपर्स करीब है। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक छोटी सी ना मैं आपको ये एक्सरसाइज दे रहा हूँ, कि आप इस सवाल का ना सिनेरियो पढ़ें। देखें, टारगेट आरओआई इसने दिया हुआ है 18%। अब देखें, टारगेट आरओआई जो है वो कहाँ पे अचीव हो रहा है? कहाँ पे अचीव हो रहा है? कौन से डिवीजन में अचीव हो रहा है? यहां पे अचीव हो रहा है टारगेट आरओआई, डिवीजन सी में अचीव हो रहा है टारगेट आरओआई, क्योंकि डिवीजन सी का जो आरओआई है वो कितना है? 19.3%। जबकि डिवीजन ई में आरओआई अचीव नहीं हो रहा, 18% अचीव नहीं हो रहा, बल्कि थोड़ा सा कम है। अब वो बोल रहा है सिनेरियो में कि मैनेजर जो है, मैनेजर को बोनस उस वक्त मिलता है जब वो इस टारगेट को मीट कर लेते हैं। जब वो 18% डिवीजन का आरओआई होता है, तो मैनेजर को बोनस मिलता है। तो ऐसा करने से क्या होगा? यहाँ पे डिवीजन सी का तो अचीव हो गया है,
ई का अचीव नहीं हुआ है, डिवीजन सी के मैनेजर को बोनस मिल जाएगा, ई के मैनेजर को बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन अब कुछ मसले हैं। Each division operates with little intervention from the head office, and divisional managers have autonomy to make decisions about long-term investments. ठीक है? Last year, an investment which was expected to meet the target ROI was rejected by one of the divisional managers because it would have reduced the division's overall return on investment. अच्छा, पिछले साल ये हुआ कि एक डिवीजन के मैनेजर ने एक इन्वेस्टमेंट इस वजह से छोड़ दी क्योंकि वो टारगेट आरओआई को मीट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह से टारगेट आरओआई जो है वो कम हो रहा था, यानी कि 18% का टारगेट अचीव नहीं हो रहा था। कॉन्सिक्वेंटली इसके नतीजे में स्पोर्ट्स कंपनी इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू परफॉर्मेंस मेजर्स लाइक रेजिडुअल इनकम। देखिए आरओआई की वजह से क्या हो रहा है, जैसे कि सिनेरियो में लिखा हुआ है मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिस्करेज द डिसफंक्शनल बिहेवियर इन द फ्यूचर लाइक आरओआई, this would be calculated using controllable profit and average divisional net assets। ठीक है, चलें अब जो है ना, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, देखें डिसफंक्शनल बिहेवियर का लफ्ज यहाँ पे आ गया, जो मैंने पहले अपने लेक्चर में बताया था डिसफंक्शनल बिहेवियर, वो ये फ्रेज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब जो है ना इसमें कुछ मसले हैं। डिवीजन ई देखें यहाँ पे एडजस्टमेंट वन पढ़े, डिवीजन ई इन्वेस्टेड 2 million इन प्लांट एंड मशीनरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर विच इज इंक्लूडेड इन द नेट एसेट्स फिगर अबव। देखें डिवीजन ई ने ना इन्वेस्टमेंट की थी, नेट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की थी, और ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। देखें इन्वेस्टमेंट की थी जब ही इसके नेट एसेट्स, ओपनिंग नेट एसेट्स कम है, क्लोजिंग नेट एसेट्स ज्यादा है, क्योंकि डिवीजन ई ने इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, 2 million की इन्वेस्टमेंट की थी, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी प्लांट एंड मशीनरी में साल के शुरू में। ठीक है, डिवीजन सी which uses straight line method made no significant additions to non current assets। डिवीजन सी ने क्या होशियारी की, डिवीजन सी के मैनेजर्स ने, कि इन्होंने नॉन करंट एसेट्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। अब देखें इनका जो ओपनिंग नेट एसेट्स है वो ज्यादा है, क्लोजिंग इनका कम है, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया होगा, साल में क्या हुआ होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया होगा, या कुछ नेट एसेट्स बेच दिए, वो कुछ नॉन करंट एसेट बेच दिए, कुछ एसेट्स कम हो गए, तो खुद ब खुद नेट एसेट्स कम हो गए। ठीक है, लेकिन डिवीजन ई ने इन्वेस्टमेंट की है, डिवीजन सी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह से डिवीजन सी का जो आरओआई है वो क्या है, वो डिवीजन ई से बेहतर है। ये मसला है इसके अंदर। ठीक है, तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि आरओआई जो है वो हमें एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है। आरओआई किसका बेहतर है, आरओआई डिवीजन सी का बेहतर है, और डिवीजन सी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की। डिवीजन ई का आरओआई खराब है क्योंकि डिवीजन ई ने इन्वेस्टमेंट कर दी थी नॉन करंट एसेट में। जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। तो डिवीजन ई जो है वो सही काम कर रहा है, लेकिन इसका आरओआई जो है वो खराब है एज कंपेयर टू डिवीजन सी। डिवीजन सी के मैनेजर को तो बोनस मिल जाएगा, डिवीजन ई के मैनेजर का बोनस मारा जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम आरओआई की बेस पे डिवीजन सी और डिवीजन ई के मैनेजर को बोनस दे रहे हैं। अगर हम रेजिडुअल इनकम का इस्तेमाल करें तो इस मसले से काफी हद तक हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ना बिल्कुल इसी तरह आपको क्या करना है, आपको ये रिक्वायरमेंट ए का जो पार्ट 2 है ना इसको पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ना है इस रिक्वायरमेंट को, और एक ऑडियो नोट बना के ना ग्रुप में शेयर करना है। एक ऑडियो नोट बना के इसके ऊपर एक ग्रुप में शेयर करना है। मैं ये किताब अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, स्पोर्ट्स कंपनी का क्वेश्चन देख लीजिएगा इस बुक में, पेज नंबर 105 पे। ठीक है, स्पोर्ट्स कंपनी पेज नंबर 105 पे देख लीजिएगा, और
आपका काम ये है कि आपको रिक्वायरमेंट ए का पार्ट 2 जो है ना ये देखना है, और इसके ऊपर नोट ऑडियो नोट बना के व्हाट्सएप मुझे करना है, ग्रुप में भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं रेजिडुअल इनकम के। ये मैं ऑलरेडी जो है ना वो मैं आपको अभी अपने लेक्चर में ना बहुत सारे इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं आपको ना बता चुका हूँ। रेजिडुअल इनकम के जो मेन एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप चाहें तो इसका आंसर और देख लीजिएगा, तो आपको और चीजें रेजिडुअल इनकम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग, इट वॉज मुहिद अहमद सिद्दीकी। अब ये है कि चलें आप जो है ना फिर ये इसकी रिक्वायरमेंट ए का पार्ट 2 जो है ना ये आप सॉल्व करें, और अब आपका काम ये है कि अब आप जो है ना वो अपने एसएमए के पास पेपर जरा लग के करना शुरू कर दें, और एमसीक्यूज खास तौर पे एमसीक्यूज P1 के एमसीक्यूज और F5 के एमसीक्यूज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलें, हाँ बात हो जाएगी, मसला नहीं।